आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे देश में जहाँ पहाड़ों की खामोशी भी दिल से बातें करती है। भारत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर ये सफर सिर्फ फासलों का नहीं, ये एक एहसास है जहाँ हर मोड़ पे सुकून मिलता है, हर हवा में कहानी होती है और हर कदम दिल को थोड़ा और हल्का कर देता है। यहाँ सुबह की रोशनी मंदिरों की घंटियों से मिलकर एक नया दिन लिखता है और हर शाम पहाड़ों के साये में खुद को धीरे से समेट लेता है। ये जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल का ये खूबसूरत सफर। घड़ी में शाम के 4 बज रहे थे और फ्लाइट बोर्ड करने में अभी 2 घंटे बचे थे। एयरपोर्ट की रोशनी में लोगों की कहानियां चल रही थी। कोई मिलने जा रहा था, कोई छोड़ने और कोई खुद को ढूंढने। हाथ में बोर्डिंग पास था और दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये सिर्फ एक ट्रिप होगा या कुछ ऐसा जो अंदर तक बदल देगा। अनाउंसमेंट्स की आवाज, कॉफी की खुशबू और ग्लास के उस पार खड़े प्लेन्स जैसे कह रही हो बस और थोड़ा सा इंतजार। हर गुजरता लम्हा दिल को थोड़ा और नेपाल के करीब लेके जा रहा था, जैसे वक्त भी इस सफर का हिस्सा बन चुका हो। कभी विंडो के पास खड़े होकर रनवे को देखना, कभी गेट नंबर चेक करना और कभी बस चुपचाप अपने ख्यालों में खो जाना। इस शहर से उड़ने से पहले इस शोर के बीच एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि पता था अगले कुछ घंटों में जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। बेंगलुरु एयरपोर्ट, जो शहर से थोड़ा सा दूर लेकिन सपनों के काफी करीब था, यहाँ वक्त तेज चलता है पर जज्बात मानो अक्सर रुक जाते हैं। शीशे की दीवारों के उस पार शाम धीरे धीरे आसमान को नारंगी रंग दे रहा था और टर्मिनल के अंदर हर चेहरा किसी न किसी मंजिल का हिस्सा था। कहीं रोलिंग सूटकेसेस की आवाज और कहीं एक चुप सा लम्हा जो बस अपना सा लगता था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बैठकर एहसास हुआ कि सफर तब शुरू होता है जब हम चलना शुरू करते हैं और कभी-कभी जब हम सिर्फ इंतजार करते हैं। यहाँ इस बीच के वक्त ने दिल ने एक बात मान ली थी। ये ट्रिप सिर्फ जगह बदलने की नहीं, खुद से मिलने का भी था। गेट के पास बैठकर लोगों को आते जाते देख रहा था। किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट और किसी के चेहरे पर थकान और किसी की आंखों में सिर्फ इंतजार। फिर एक आवाज आई, फाइनल बोर्डिंग कॉल के लिए, और दिल ने धीरे से कहा अब वक्त आ चुका है। बैग उठाया, आखिरी बार पीछे देखा और एक मुस्कुराहट के साथ उस रास्ते पर चल पड़ा था जो मुझे नेपाल ले जा रहा था। एक नया शहर, नई कहानियां और एक सफर जो सिर्फ कैमरा में नहीं, यादों में भी रिकॉर्ड होने वाला था। फ्लाइट के अंदर बैठते ही बाहर का आसमान लगभग अंधेरे में डूब चुका था। शीशे के उस पार कुछ बिखरी हुई रोशनियां और नीचे कहीं शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो छोटा सा सुकून आया जिसका हर ट्रैवलर इंतजार करता है। द इन फ्लाइट मील, एक सॉफ्ट बन, गरम गरम चिकन राइस, साथ में कोक या फिर ऑरेंज जूस जो आपका मन करे, और अंत में चाय या कॉफी, जैसे सफर पर एक छोटा सा फुल स्टॉप। खाते हुए खिड़की से बाहर देखता रहा और पता ही नहीं चला 3 घंटे कब गुजर गए। फिर धीरे से प्लेन नीचे उतरने लगा और दूर कहीं काठमांडू आसमान को छूने लगी थी। जमीन पर कदम रखते ही महसूस हुआ सफर का एक हिस्सा खत्म हो चुका था और असली नेपाल अब शुरू होने वाला था। सीधे इमिग्रेशन की तरफ बढ़ने लगा। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की और निकल पड़ा सिम कार्ड लेने, जो मुझे अराउंड 700 इंडियन रुपीज पड़ा था, और जरूरी चीजें निपटा कर मैं निकल पड़ा था नेपाल के लिए। कार के अंदर बैठते ही शहर चल पड़ा। रात के 8:30 बजे और काठमांडू अपनी रोशनियों में जग रहा था। शीशे के उस पार रंग बिरंगी लाइट्स, चलती गाड़ियां और सड़कों पर जिंदगी का शोर, सब कुछ मानो अलग सा लग रहा था। हर मोड़ पर एक नया रंग, हर सिग्नल पर एक नई कहानी, जैसे शहर खुद की अपनी इंट्रो दे रहा हो। इस अंधेरी रात में भी काठमांडू चमक रहा था और मैं इस शहर का हिस्सा बनने जा रहा था। और फाइनली मैं पहुंच गया मेरे काठमांडू के हॉस्टल में, जहां पर आज मेरा स्टे भी होने वाला था, जो था शहर के एकदम बीचों बीच। फिर अगले दिन सुबह सुबह शहर अभी भी जाग रहा था, हवा थोड़ी सी ठंडी और मन पूरी तरह से तैयार। एक कप चिया, जो कि काठमांडू का अपना ग्रीन टी है, जिसमें सिर्फ स्वाद नहीं सुकून भी घुला होता है। चाय के साथ नींद भी धीरे धीरे अलविदा कह रहा था। उसके बाद कैब पकड़ी और निकल पड़ा अपने पहले दर्शन की तरफ, स्वयंभूनाथ टेम्पल में। पूरे दिन का ये सफर लगभग 2500 इंडियन रुपीस का होने वाला था, लेकिन जो महसूस हुआ वो पैसों से काफी आगे था। काठमांडू का पहला सवेरा और एक सफर जो अब सच में शुरू होने जा रहा था। तो आखिरकार मैं पहुंच चुका था स्वयंभूनाथ टेम्पल में। काठमांडू शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर बसा हुआ ये स्थल,
सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पूरी वैली को ऊपर से महसूस करने का एक तरीका है। गेट पर पहुंचते ही 50 नेपाली रुपीस का टिकट काटकर और जैसे ही मैं अंदर कदम रखा, नीचे का शोर, ट्रैफिक आवाजें सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगा था। स्वयंभूनाथ को दुनिया मंकी टेम्पल के नाम से भी जानती है और जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हो, बंदर आपका स्वागत करते हैं, कभी सीढ़ियों पर बैठे हुए, कभी छतों पर खेलते हुए। यहाँ के मेहमान नहीं, इस जगह के असली रहने वाले हैं। लेकिन स्वयंभूनाथ सिर्फ बंदरों के लिए मशहूर नहीं है, इसकी कहानी हजारों साल पुरानी भी है। माना जाता है आज जहाँ काठमांडू वैली है, कभी यहाँ एक गहरी झील थी। उस झील के बीच एक कमल का फूल खिला और वही फूल बाद में इस पवित्र स्तूप का रूप बना। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्वयंभू, यानी सेल्फ क्रिएटेड। ये नेपाल के सबसे पुराने और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना। स्तूपा के पास आते ही सबसे पहला नजर जाता है बुद्ध की आंखों पर। चारों दिशाओं में बनी हुई ये आंखें हर तरफ देखती हैं, लेकिन लोग मानते हैं ये सिर्फ देखती नहीं, समझती भी है। आंखों के बीच का जो निशान दिखता है वो कोई सिंबल नहीं, बल्कि नेपाली नंबर 1 है, जो एकता, चेतना और जागरूकता का प्रतीक है। स्तूपा के ऊपर जलती हुई इटर्नल फ्लेम 5 तत्वों को दर्शाती है: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी एक ही जगह पर मिल रही हो। मंदिर का चक्कर लगाते हुए जब लोग प्रेयर्स व्हील घुमाते हैं, तो माना जाता है हर घूमती व्हील के साथ एक प्रार्थना आगे बढ़ रही हो। हल्की सी घंटी की आवाज, धूप की खुशबू और रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। ये जगह और भी खास इसलिए है क्योंकि हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों की आस्था एक साथ मिलती है। माता हरिति का मंदिर, वज्र योगिनी का दर्शन, छोटे स्तूपास और चैत्यास सब एक ही परिसर में मौजूद हैं। लोकल लोगों की मान्यता है कि स्वयंभूनाथ आकर मन का उलझन धीरे धीरे खुद ही सुलझने लगता है। कहते हैं ये जगह सिर्फ पहुंचने के लिए नहीं, समझने के लिए भी है। और जब ऊपर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा, तो पूरा काठमांडू नीचे फैला हुआ था। शहर वही था, लेकिन नजरिया बदल चुका था। स्वयंभूनाथ पर खड़े होकर ये एहसास होता है, कुछ जगहें सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं होती, वो हमें अंदर से थोड़ा शांत, थोड़ा बेहतर बनाकर जाती है। स्वयंभूनाथ जहाँ आस्था मांगी नहीं जाती, महसूस की जाती है। काठमांडू में मेरा अगला स्टॉप था यहाँ का फेमस दरबार स्क्वायर। जैसे ही मैं इस चौक में पहुंचा, ऐसा लग रहा था जैसे शहर अचानक अपनी रफ्तार भूल गया हो। यहाँ हर कदम के साथ इतिहास चल रहा था। मंदिरों के शिखर, राजाओं के महल और सदियों पुरानी नक्काशी, सब कुछ सामने थे। दरबार स्क्वायर कभी नेपाल के राजाओं का दिल हुआ करता था। यहाँ उनका राज्य, यहाँ उनकी प्रार्थना और यहीं से उन्होंने भगवान से अपनी ताकत मांगी। इस जगह को पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ आस्था और शासन अलग नहीं थे। राजगद्दी पर बैठने से पहले राजा यहीं आकर देवताओं से आशीर्वाद लेते थे। यहाँ का सबसे रहस्यमय स्थान कुमारी घाट, एक छोटी सी खिड़की और उसके पीछे जीवित देवी की मान्यता। कहते हैं उनका दर्शन होना सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। सुबह की पूजा में घंटियों की गूंज और शाम को जलते दिए, पूरा दरबार स्क्वायर एक ही सांस में जीने लगता है। कहा जाता है कि जब शहर मुश्किल में होता है, दरबार स्क्वायर सबसे पहले जगता है। इसीलिए लोकल लोग आज भी यहाँ सर झुकाकर गुजरते हैं। दरबार स्क्वायर सिर्फ पुराना शहर नहीं, ये काठमांडू का याददाश्त है। जो हर आने वाले को खुद से जोड़ लेती है। यहाँ से निकलते हुए एक बात समझ आई, कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो हमें हमारा हिस्सा भी बना लेती है। दरबार स्क्वायर के बाद भूख ने अपनी जगह बना ली और समय आ गया नेपाल का मशहूर थकाली सेट का। लगभग 350 इंडियन रुपीस में एक पूरा प्लेट पहाड़ों का स्वाद लेकर आया। अलग अलग सब्जियां, ताज़ा साग, सिंपल सी आलू की सब्जी, साथ में कुरकुरा पापड़, 2 तरह की दाल, कटा हुआ प्याज और 2 अलग अलग अचार। हर एक चीज अपनी एक कहानी सुना रहा था। मेरा अगला स्टॉप था बोधनाथ स्तूपा। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया हो। शहर वही था, लेकिन हवा में शांति ज्यादा थी। बौद्धनाथ सिर्फ एक स्तूपा नहीं, ये तिब्बतन बुद्धिज्म का दिल माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े गोल स्तूपास में से एक, जो सदियों से प्रार्थना और ध्यान का केंद्र रहा है। इस स्तूपा के चारों तरफ बनी बुद्ध की आंखें हर दिशा को देखती है
और बीच का निशान एकता और जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। एक बात जो कम लोग जानते हैं, जब भी कोई तिब्बतियन यात्री काठमांडू की धरती पर कदम रखता है, तो उसकी पहली प्रार्थना बोधनाथ के चक्कर से ही शुरू होती है। इसलिए यहाँ घूमना सिर्फ एक क्रिया नहीं, आस्था की पहली पहचान है। प्रेयर व्हील्स को घुमाते हुए मंत्रों की धीमी सी धुन के साथ ऐसा लगता है जैसे हर घूमता हुआ पल दिल का बोझ थोड़ा कम कर रहा हो। बोधनाथ, जहाँ अल्फाज चुप हो जाते हैं और एहसास बोल उठते हैं। मेरा आज का आखिरी स्टॉप था पशुपतिनाथ टेम्पल। बागमती नदी के किनारे बसा हुआ ये मंदिर सिर्फ नेपाल का ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदू धर्म का एक जीवित तीर्थ स्थान माना जाता है। जैसे ही मैं परिसर में पहुंचा, महसूस हुआ ये जगह देखी नहीं जाती, बल्कि समझी जाती है। पशुपतिनाथ भगवान शिव के सबसे प्राचीन और रहस्यमय रूपों में से एक है। पशुपतिनाथ यानी सब जीवों के स्वामी। यहाँ शिव सिर्फ पूजने के लिए नहीं, जीवन और मृत्यु दोनों को याद दिलाने के लिए है। एक चीज जो बहुत कम लोगों को पता है, इस मंदिर के मुख्य लिंग को सिर्फ कुछ ही पुजारी स्पर्श कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ साउथ इंडियन के ब्राह्मण होते हैं। ये परंपरा सदियों से बिना बदले आज तक चली आ रही है। मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हुए आपको सिर्फ भक्तों की भीड़ नहीं दिखेगी, यहाँ साधु, योगी और तपस्वी भी मिलते हैं। राख से लिपटा शरीर और आंखों में बिल्कुल अलग सा विश्वास, जैसे दुनिया से अलग होकर भी सब कुछ जान चुके हैं। बागमती नदी के घाट पर अंतिम संस्कार होते हुए देखकर ये एहसास और गहरा हो जाता है। यहाँ मृत्यु को छुपाया नहीं जाता, ना ही डरावनी मानी जाती है। यहाँ मौत को मोक्ष का दरवाजा समझा जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के पास अपनी आखिरी सांस लेता है, उसे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसी विश्वास के साथ कई लोग अपने अंतिम समय में यहाँ आने की कामना रखते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।